नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। माननीय सदस्यों, कार्यालय में विशेष प्रकार के फॉर्म, प्रपत्र, नियम, उपनियम, संहिताएं आदि प्रयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार के साहित्य की एक विशेष प्रकार की भाषा और शैली होती है। इनका अनुवाद कभी कभी भाषा को बोझिल कर देता है, यहाँ तक कि कई बार तो आम प्रयोक्ता के लिए उसे समझ पाना भी कठिन हो जाता है। इस प्रकार की बोझल अनुवादी हिंदी भी हिंदी के प्रयोग में बाधक सिद्ध हुई है। अतः इस प्रकार का साहित्य कार्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप ही सरल हिंदी में तैयार किया जाना चाहिए और इस प्रकार की कार्य योजनाओं को अधिकारी स्तर पर प्रोत्साहित कर सभी अपेक्षित सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। कार्यालय में जब कोई कर्मचारी या अधिकारी हिंदी में लिखने का शुभारंभ करता है तो बीच बीच में कोई तकनीकी शब्द आ जाता है जिसका हिंदी रूप उसे ज्ञात नहीं होता। तब वह हिम्मत कर शब्दकोश का सहारा लेता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि शब्दकोश में वह हिंदी रूप में मिल जाए जो उस संदर्भ में अपेक्षित है। बस इतनी सी कठिनाई आने पर वह हिंदी में लिखने का विचार बदलकर अपनी लेखनी को अंग्रेजी में ही क्रियाशील कर देता है। इसके लिए तकनीकी शब्दों को हिंदी में उनके अंग्रेजी रूप में लिखा जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उस संगठन में उसके विभिन्न विभागों अनुभागों में आमतौर पर प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्दों का संग्रह कर उनके सार्थक हिंदी रूप निर्धारित किए जाएं। इस प्रकार के शब्द संग्रह को विभागीय शब्दावली का प्रमाणिक रूप दिया जाए। मात्र कुछ एक शब्दों के हिंदी पर्याय के ज्ञान न होने को हिंदी के प्रयोग में बाधा न माने। हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, इसमें दूसरी भाषा के शब्दों को पचाने का अच्छा सामर्थ्य है। अतः तकनीकी शब्दों को हिंदी में ज्यों का त्यों लिखे जाने में कोई आपत्ति नहीं। सरकारी कार्यालयों में फाइलों पर टिप्पणियां लिखी जाती हैं। यही वह असली क्षेत्र है जहां हिंदी में काम किया जाना अपेक्षित है। फाइलों पर टिप्पणियां कर्मचारी और अधिकारी दोनों ही स्तर पर लिखी जाती हैं। कर्मचारी स्तर पर कुछ बड़ी और अधिकारी स्तर पर छोटी टिप्पणियां लिखी जाती हैं। सामान्यतः 25-30 शब्दों की या उनसे मिलती जुलती ही टिप्पणियां लिखी जाती हैं। ये टिप्पणियां सामान्यतः अंग्रेजी में ही लिखी जाती हैं, क्योंकि इनके नमूने फाइल में अंग्रेजी में आसानी से मिल जाते हैं और उनके पीछे से देखकर लिखने में आसानी रहती है। इन सब टिप्पणियों के हिंदी रूप अब खूब मिलते हैं। एक बार यदि इन रूपों को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो इस प्रकार की टिप्पणियां बड़ी आसानी से हिंदी में लिखी जा सकती हैं। अधिकारी स्तर पर तो यह काम और भी आसान है। उन्हें तो केवल 1-2 शब्दों या वाक्यों की टिप्पणियां ही प्राय लिखनी होती हैं, जैसे चर्चा करें आदि। आदरणीय महोदय, अशिक्षा, गरीबी और भूख भी दुनिया के उन हिस्सों में अधिक है जो लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि साम्राज्यवादी देश गुलामी मानसिकता देशों के प्रति एवं मानव संसाधनों का दोहन अपने हितों के पोषण के लिए करते रहे। इससे वे निरंतर धनवान तथा विकसित होते गए। दूसरी ओर गुलाम देश शिक्षा, संस्कृति और उद्योग सभी क्षेत्रों में पिछड़ते गए। हमारा देश भारत भी एक लंबे समय तक साम्राज्यवाद का शिकार और गुलाम रहा है। एक जमाने में दुनिया का यह सर्वाधिक विकसित देश इस काल में पिछड़ेपन, अशिक्षा, गरीबी और भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। किंतु भारतीयों की आंतरिक जीवन क्षमता, स्वतंत्रता की अदम्य आकांक्षा और संघर्ष करने की क्षमता ने 20वीं शताब्दी के मध्य में उसके लिए स्वतंत्रता के द्वार खोले और उसे प्रभु सत्ता संपन्न गणराज्य के रूप में अपने विकास का अवसर मिला। भारत को अपने शैशव से ही जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनमें अनेक समस्याओं के साथ गरीबी और अशिक्षा सबसे महत्वपूर्ण थे। प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों से पूर्ण यह देश स्वतंत्रता के बाद अपने निर्माण में लगा। हमारा उद्देश्य था समतावादी समाज की स्थापना द्वारा देश को आर्थिक प्रगति की राह पर आगे बढ़ाना। अज्ञान और निरक्षरता इस राह की सबसे बड़ी बाधाएं थी। आज भी हमारे देश की 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ग्रामीण जीवन में निरक्षरता, अज्ञान और सामाजिक विषमता सबसे बड़े अभिशाप हैं। भारत के कर्णधारों ने प्रारंभ में ही इस तथ्य को पहचान लिया था और समझ गए थे कि सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास व समता मूलक समाज की स्थापना एवं उन्नति के लिए आवश्यक है कि हम अज्ञान और निरक्षरता के विरुद्ध एक अभियान छेड़ें।
उसके बिना न तो नागरिकों में नई चेतना जागृत की जा सकती है और न ही जीवन और जगत के प्रति उनके सोच को बदला जा सकता है। समस्याओं के विश्लेषण, अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी, समाज के प्रति लगाव और दायित्व का बोध, अपने इतिहास और संस्कृति की विरासत के प्रति मोह, देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना और इनसे भी अधिक अज्ञानता, गरीबी और भूख के विरुद्ध कोई भी देश या जाति जब तक पूर्णतः तैयार नहीं हो सकती, जब तक उसमें शिक्षा का विकास न हो। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खोलती है और उसके भीतर ऐसी चेतना का प्रादुर्भाव होता है जो करणीय एवं अकरणीय का अंतर उसे समझाती है, सामाजिक बर्बरता से संघर्ष करने का साहस देती है। इतना ही नहीं, निरक्षरता इंसानों को बांटती है, जबकि साक्षरता एक दूसरे को नजदीक लाती है। अपने हितों के विश्लेषण की क्षमता साक्षरता से ही विकसित होती है। सच तो यह है कि अशिक्षा अर्थात निरक्षरता अभिशाप है, एक मायने में गरीबी से भी अधिक बड़ा, क्योंकि गरीबी आमतौर पर निरक्षरता के कारण ही पैदा होती है। महोदय, गुलामी का एक कारण निरक्षरता है, क्योंकि निरक्षर अज्ञान और अशिष्टता के कारण स्थिति और परिस्थितियों का आकलन करने में असफल रहता है। परिणाम स्वरूप दूसरों की चाकरी करना उसकी नियति बन जाती है। यह बात व्यक्ति, समाज और देश सभी पर लागू होती है। निरक्षरता व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है, आत्मविश्वास का क्षय करती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति पिछड़ने लगता है। दुनिया में आज जो देश और समाज पिछड़े हैं, वह निरक्षरों का अनुपालन बहुत अधिक है। साक्षरता मनुष्य के लिए वरदान है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक बंधनों से छुटकारा पाने का ही साधन नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का वाहक भी है। साक्षरता का अभिप्राय कुछ शब्दों को पढ़ना लिखना जान लेना भर नहीं है, वह ज्ञान लोक की कुंजी है। साक्षरता ज्ञान के प्रति जिज्ञासा को प्रबल करती है। इसके कारण ही दुनिया के रहस्यों को जानने समझने की आकांक्षा बलवती होती है, देश और समाज के प्रति आसक्ति बढ़ती है। इससे कुछ ऐसा बुनियादी कौशल विकसित होता है जो व्यक्ति को जड़ता के विरुद्ध तेजस्विता प्रदान करता है। कुल मिलाकर साक्षरता व्यक्ति को सजग व जागरूक बनाकर उसमें आत्मविश्वास पैदा करती है, उसे मजबूत व सामर्थ्य बनाती है। इसलिए यह कहना सारगर्भित होगा कि साक्षरता न केवल व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, बल्कि समाज व देश के लिए भी, क्योंकि साक्षर व्यक्ति ही देश के विकास में कारगर भूमिका निभा सकता है। स्पष्ट है कि साक्षरता मानव के विकास का आवश्यक अंग है। यह अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने, नई बातें सीखने, ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए साक्षरता व्यक्ति की उन्नति व राष्ट्र के विकास की पहली शर्त है। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। दुनिया के अधिकतर देश इस नई सदी में नए विश्वास और संभावनाओं के साथ प्रवेश कर गए हैं, जबकि हमारे पास है करोड़ों निरक्षरों की विशाल फौज। वर्तमान स्थिति के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि हमारे देश में निरक्षरों की जो लंबी कतार है, वह जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ और लंबी होती जाएगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई जनगणना अर्थात 1951 में साक्षरता दर 16% थी, जो वर्ष 1991 में बढ़कर 52% हो गई। इसमें पुरुषों का शिक्षा अनुपात 63% था, महिलाओं का शिक्षा अनुपात 39% है। यह एक अजीब विडंबना है कि साक्षरता की दर में वृद्धि के बावजूद निरक्षरों की संख्या में अनियंत्रित गति से वृद्धि हो रही है। 1951 के आंकड़ों के अनुसार उस समय देश में 17 करोड़ प्रौढ़ निरक्षर थे। यदि जनसंख्या वृद्धि और साक्षरता प्रसार की दर में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ तो सन 2002 तक भारत में 50 करोड़ लोग निरक्षर होंगे। विश्व बैंक की एक चर्चित रपट के अनुसार उस वर्ष 15 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में विश्व की कुल निरक्षर जनसंख्या का 54% भाग भारत में होगा। विराम।